हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सीजीटी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, पहला प्रश्न है, कहें कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है। तो बताना है कि ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है, मतलब ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है। करें मथुरा में, वाराणसी में, इलाहाबाद में या लखनऊ में। तो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, मथुरा। तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? मथुरा। ठीक है, तो ये ब्रज भाषा किसकी भाषा है? ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ब्रज भाषा आती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? ए नंबर हो जाएगा, मथुरा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कह रहे कि ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे आपको बताना है ब्रज भाषा जो है हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है। करें कि राजस्थानी हिंदी के, पश्चिमी हिंदी के, या पूर्वी हिंदी के, या पहाड़ी हिंदी के। तो सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा भी? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी की। तो ब्रज हिंदी जो है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, जो हिंदी की कुल कितनी उपभाषाएं हैं, तो यहाँ पे 5 जो है उपभाषाएं हिंदी के। ठीक है, पहली क्या है? पूर्वी हिंदी, दूसरी है पश्चिमी हिंदी, तीसरी है बिहारी हिंदी, और चौथी है राजस्थानी हिंदी, और आखिरी जो है 5वीं पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो ये जो है कुल जो है हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। ठीक है, और ये जो ब्रज भाषा है यह जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भी 5 भाषाएं हैं। कौन कौन सी भाई? खड़ी बोली जिसे आप कौरवी भी कहते हैं, दूसरी है ब्रज भाषा, तीसरी है कन्नौजी, चौथी है बुंदेली, और 5वीं है बांगरू जिसे आप हरियाणवी कहते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपको बताते हैं कि आपको याद हो जाए सब। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि पश्चिमी जो है हिंदी की किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो ये आपका पश्चिमी हिंदी जो है सौर सेनी। कौन सा भाई? सौर सेनी अपभ्रंश। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनकी जो है किससे इनका उत्पन्न हुई है, तो ये इनसे पूछा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको बताना है कि करें कि ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है। तो इसमें आपको बताना है कि ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है। बताइए भाई, सही ऑप्शन जो करें कि पा है, दा है, धा है, फा है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। देखिए, सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा भाई? आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ओष्ठ आपका किसके? पा वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, पा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। देखिए, ओष्ठ जैसे आपको जब बोलते हैं तो आपके दोनों ओंठ क्या होते हैं? मिलते हैं। ठीक है, उन्हीं को ओष्ठ वर्ग कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? ए नंबर पा हो जाएगा। देखिए, इसे स्पर्श व्यंजन भी, देखिए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। का से लेकर कहाँ तक? माँ तक होते हैं। तो ये देखिए स्पर्शी व्यंजन भी है। देखिए, अल्प प्राण है कि क्या भाई? अल्प प्राण। अब देखिए अल्प प्राण क्या होता है? देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम हवा निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जैसे पा, तनी सा वजन करी पा। ठीक है, तो इसमें देखिए हर वर्ग का अल्प प्राण जो है हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन आता है। तो अल्प प्राण भी है। अघोष क्या होता है भाई? अघोष, देखिए अघोष हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आता है। तो देखिए पहला पा ही आता है ना, तो पाया, तो ये भी क्या है? अघोष है। ठीक है, तो ये अल्प प्राण अघोष ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो अल्प प्राण क्या होते हैं? कौन कौन आते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां, याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन सा? पहला, तीसरा और 5वां। ठीक है, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। हाँ, अघोष जो है हर वर्ग का पहला व दूसरा व्यंजन आता है। ठीक है, तो आपका यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, आप परिभाषाएं याद करे रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्रश्न आया हुआ है, करें कि या का उच्चारण स्थान है। देखिए, हमने आपको वही प्रश्न करा रहे हैं जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, तो आप उन्हीं को ध्यान में रखकर हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि तालु है, ओष्ठ है, कंठ है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए भाई, या का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तालु। ठीक है, तो या का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ठीक, ओष्ठ आपका पा वर्ग आता है और कंठ क्या आता है? का वर्ग आता है। ठीक है,
हाँ, ये अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि आंशिक, आंशिक शब्द में आपको प्रत्यय क्या है? क्या भी आपको प्रत्यय बताना है। कह रहे हैं कि का प्रत्यय, छोटा प्रत्यय, इक प्रत्यय या सिक प्रत्यय। तो प्रत्यय आप जानते हैं किसी मूल शब्द के बाद में लगता है। बताइए भाई, तो आंशिक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? इक प्रत्यय। कौन सा भाई? इक प्रत्यय। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है, कहें कि कहावत, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहें कि वत है, का है, हावत है या आवत है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? कहावत में आपका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवत। तो कहावत में आवत प्रत्यय है। ठीक है, तो देखिए हर एक चैप्टर के हम दो दो एक एक क्वेश्चन जरूर लेते हैं। ठीक है, चलिए करें कि लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। तो आपको बताना है यहाँ लड़का किस प्रकार की संज्ञा है। क्या कि भाववाचक है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या द्रव्यवाचक है। ठीक है, बताइए, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो देखिए लड़का जो है आपका क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। सही ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए संज्ञा जो है आपकी जानते हैं 5 प्रकार की होती है। ठीक है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला है, करें कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। देखिए बुढ़ापा में आपको कौन सी संज्ञा बताना है। देखिए संज्ञा के हमने 2 क्वेश्चन लिया है। बताइए भाई, करें कि भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक या समूह। देखिए जातिवाचक आप जानते हैं किसी विशेष जाति वर्ग को बतलाता है। समूह में किसी विशेष समूह को, जैसे कक्षा। तो व्यक्तिवाचक जैसे किसी व्यक्ति का नाम को डिनोट करता है। तो यहाँ सही ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भाववाचक। तो बुढ़ापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, अगला है, अगला भाई बताना है, कह रहे हैं कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला, देखिए काला विशेषण का क्या रूप होगा। कह रहे हैं कि काले होगा, काला होगा, काली होगा, कालो होगा। बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा 9 का। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? काला का विशेषण स्त्रीलिंग हो जाएगा काली। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहे हैं कि आपको यहाँ भील, भील का स्त्रीलिंग बताना है। चलिए बताइए भाई, तो भील का स्त्रीलिंग क्या होगा? सही ऑप्शन करें कि भालना होगा, भालू होगा, भीलनी होगा या भीलिनी होगा। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, भीलनी होगा। ठीक है, भील का स्त्रीलिंग। अगला है, अगला कह रहे हैं कि आपको बताना है यहाँ पानी का सामान्य बहुवचन क्या होता है। बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए कह रहे हैं कि पनिया होगा, पानी होगा, पानियों होगा या समादार होगा। सही हो जाएगा कौन सा भी? तो कह रहे हैं कि बहुवचन। तो पानी का बहुवचन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी ही रहेगा। ठीक है, पानी ही रहेगा। चलिए देखिए, चलिए कुछ जो है हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, तो आप याद रखिएगा। प्राण है, दर्शन। देखिए ये शब्द आपसे पूछे जाते हैं, वही हम आपको बताते हैं। और ठीक है, होश, बाल। देखिए हस्ताक्षर वाला आपसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हस्ताक्षर ये जितने हैं, प्राण, दर्शन, आंसू, होश, बाल, हस्ताक्षर, ये सब आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ये हमेशा भाई बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, कह रहे कि नदी का जल ठंडा है, नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन आपको बताना है। बताइए भाई, तो सही ऑप्शन इसमें कौन हो जाएगा? कह रहे कि सभी नदी का जल ठंडा है, बी कह रहे कि नदियों का जल ठंडा है, या नदी का जल ठंडा है, या नदियों का जल ठंडा है। बताइए भाई, देखिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नदियों का जल ठंडा है। नदी का जल ठंडा है का समान बहुवचन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं भाई, अगला प्रश्न है, कहने कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कहने कि आप तो आ गए पर स्पेस पत्नी नहीं आई। देखिए आई ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए जय वाला हटा दीजिए। चलिए बताइए, कहने कि आप तो आ गए, ठीक है, गए ऐसे भी लिख सकते हैं, पर पत्नी नहीं आई। आपको इसमें स्पेस पे भरना है। कहने आपने, तुम्हारी, अपनी या आपकी। बताइए भाई, सही हो जाएगा। कहने कि आप तो आ गए पर क्या? सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पर आपकी पत्नी नहीं आई। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका डी नंबर सही आप रिक्त स्थान में भरेंगे। अगला है, कहने कि समझदार, समझदार शब्द शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? बताइए भाई। सही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? करें गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो विशेषण आपके कितने हैं? 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। बताइए भाई, सही हो जाएगा। समझदार शब्द विशेषण कौन सा भेद है? सही ऑप्शन आपका 14 का प्रश्न नंबर पहला ऑप्शन हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, अगला है, कहें कि मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें मटमैला शब्द क्या है? बताइए, इसमें मटमैला शब्द क्या है? कह विशेषण है, विशेष है, संज्ञा है, सर्वनाम है। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो मटमैला कैसा हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ये विशेषण है। अगला है, अगला करें, शिक्षक छात्र को हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? बताइए भाई। करें संयुक्त क्रिया है, नामधातु क्रिया है, ये करें कि अकर्मक क्रिया है या द्विकर्मक क्रिया है? बताइए भी, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो शिक्षक छात्र, देखिए छात्र आया, हिंदी आया, तो मतलब 2 कर्म है। ठीक है, कितने कर्म है? 2 कर्म है। तो 2 कर्म जहां आता है वहां पे कौन सी क्रिया होती है भाई? वहां पे द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, करें कि वह आई हो तो, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है? तो इसमें आपको काल बताना है। ठीक है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, करें तत्कालिक वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, संभाव्य वर्तमान है या संदिग्ध वर्तमान है? बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो करें कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें कौन सा काल है? सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, अगला है, करें कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल आपको बताना है। बताइए भी, सही ऑप्शन क्या है? संभाव्य वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है, पूर्ण वर्तमान है या संदिग्ध वर्तमान है? तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी है मतलब कि काम पूरा हो गया है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान। देखिए अभी अभी हाल में ही जो काम पूरा हुआ है उसके लिए पूर्ण वर्तमान काल लगाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि करें अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो यहां आपको बताना है कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? करें कि अव्यय के कितने भेद होते हैं? करें 4, 5, 2, 3। बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन? एक क्रिया विशेषण है, कौन सा? क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक, और तीसरा है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 4 जो हैं, कितने? 4 जो हैं अव्यय के प्रभेद हैं। ठीक, तो अव्यय क्या होता है? ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो अव्यय आपके 4 हैं। आइए देखते हैं अगला है, अगला प्रश्न करें कि शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो आपको शस्त्र क्या है बताना है। करें एक तरह की विद्या है, देखिए शस्त्र है, शास्त्र नहीं, शस्त्र एक तरह की विद्या है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता हो, और या इनमें से कोई नहीं? बताइए, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? शस्त्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। जैसे कैसे? तलवार। क्या भाई? तलवार। तो शस्त्र उन्हें कहते हैं, वह हथियार जो हम क्या करते हैं? उसे पकड़ कर चलाते हैं। ठीक, उसी को शस्त्र कहते हैं। अब इसी में अस्त्र भी आपको पूछता है। अस्त्र, तो अस्त्र क्या है भाई? जिन्हें हम क्या हाथ से मार कर किसी पर प्रहार करते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? अस्त्र कहते हैं। ठीक है, जैसे आप भाला फेंकते हैं, ठीक है, वे आपके अस्त्र के अंतर्गत आएगा। चलिए, तो आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न करें कि
वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अच्छा बताइए भाई, वन में लगने वाली आग, बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई, कहने की बीरा अग्नि होगा, दावा अग्नि होगा, या जठर अग्नि होगा, या बड़वा अग्नि होगा। बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, दावा अग्नि कहते हैं। ठीक है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी से हो गया। देखिए जठर अग्नि किसे कहते हैं, जैसे पेट में लगने वाली अग्नि के लिए। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे कि बीरा अग्नि क्या होती है, बीरा अग्नि जैसे प्रिय के विरह या वियोग के कारण होने वाली क्या तीव्र मानसिक कष्ट होता है। ठीक, उसी को बीरा अग्नि कहते हैं। और बड़वा अग्नि क्या कहते हैं भाई, ये जो है समुद्र के भीतर लगने वाली अग्नि को कहते हैं बड़वा अग्नि। ठीक है, तो इस प्रकार आपको देखना, इसको समुद्र में लगने वाली, इसमें आपको जठर अग्नि पेट में, और ये विरह अग्नि क्या होता है, किसी के जैसे प्रिय के विरह या वियोग के कारण जो है जो भी मानसिक कष्ट होता है उसी को विरह अग्नि कहते हैं। ठीक है, तो इस ध्यान रखिएगा सब। अगला देखते हैं। अगला आपको बताना है, कह रहे हैं कि कोयले की दलाली में मुंह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। कह रहे हैं कि भाई कोयले की दलाली में मुंह काला। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि अपराधी स्वयं ही डरा डरा रहता है, तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, सभी वस्तुएं समान नहीं होती। डी नंबर कह रहे हैं बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है। ठीक है, अगला है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि श्वान निद्रा मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बताइए भाई, श्वान निद्रा मुहावरे का अर्थ क्या है। कह रहे हैं सजग निद्रा, दूसरे को धोखा देना, चतुर होना, या धोखे से शिकार करना। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, सजग निद्रा। ठीक है, अगला है, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो आपको बताना है चतुर्भुज में कौन सा समास है। ठीक है, करें कि बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, या कर्मधारय है। बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा। सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा, आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज, देखिए यहाँ चार से मत लगा देना कि यहाँ पे मतलब अगर द्विगु समास हो नंबर देखकर आप द्विगु समास लगा देंगे, नहीं। देखिए चतुर्भुज का मतलब चार भुजाएं हैं, जिसके अर्थात भगवान विष्णु को कह रहे हैं ना, तो ये विशेष अर्थ देता है। तो ये चतुर्भुज, तो चार भुजाएं हैं जिसके अर्थात कौन, भगवान विष्णु के। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, कर्मधारय समास, देखिए अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म, यथाशक्ति, भरपेट, यथासंभव, प्रतिदिन। देखिए इसमें उपसर्ग से आप पकड़ सकते हैं, जैसे आजन्म है, आ प्लस जन्म कर देंगे तो जन्म आपका मूल शब्द हो गया, आ उपसर्ग हो गया। जैसे प्रतिदिन, प्रति आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, दिन आपका मूल शब्द हो गया। यथाशक्ति, शक्ति आपका मूल शब्द हो गया, यथा आपकी क्या हो गया भाई, उपसर्ग हो गया। तो ऐसे आप पकड़ लेंगे। देखिए तत्पुरुष समास क्या है, जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, और जिसमें विभक्ति का लोप ही होता है, ऐसे पूछता है वह कौन सा समास है जिसमें विभक्ति का लोप हो जाता है, तत्पुरुष है, आप बताएंगे। और कर्मधारय आप जानते हैं कि इसमें जो है पहला पद क्या होता है, विशेषण होता है, और अंतिम पद क्या होता है, संज्ञा या विशेष होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि समास जो है 6 प्रकार के हैं। चलिए अगला बताइए भाई, यानी कि रिजु का विलोम है। तो यहाँ पर आपको बताना है रिजु शब्द का विलोम बताना है। कहना सरल होता है, त्रिकोण होता है, वक्र होता है, या सीधा होता है। बताइए भाई, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिजु का विलोम आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि लोक शब्द का विलोम बताना है। तो यहाँ आपको क्या बताना है भाई, लोक शब्द का विलोम। करें धूलोक होगा, आलोक होगा, विलोक होगा, या परलोक होगा। तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परलोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परलोक हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कहने कि अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। देखिए नहीं वाला आपको बताना है, ध्यान रखिएगा। क्या भाई, नहीं वाला आपको बताना है। देखिए फणी उरग इसका सही आपका है, पुरंदर अमरपति ये भी आपका सही है, मतलब मिलान सही है। सरोवर का पुष्कर ये भी आपका मिलान सही है। करें कि जलधि और अम्बुद, तो ये देखिए ये वाला आपका सही पर्यायवाची युग्म नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। देखिए जलधि माने होता है समुद्र, क्या भाई, समुद्र। और अम्बुद माने आप जानते हैं बादल होता है, क्या भाई,
बादल होता है, देखिए इसलिए ये नहीं मिलान है, ठीक है। देखिए समुद्र के और पर्यायवाची हैं, जैसे उदद भी बोलते हैं, वारिद भी बोलते हैं, रत्नाकर भी बोलते हैं, नीरद भी बोलते हैं, ठीक है। समुद्र को और बादल को क्या बोलते हैं भाई? मेघ, जलधर, जलद, वारिद, पायोधर, नीरद, ठीक है। ये आपके बादल के पर्यायवाची हो गए, ठीक है। तो यहाँ आपका सही सुमेलित नहीं कौन सा है? डी नंबर। आइए अगला देखते हैं। अब आपको बताना है कि तलवार का पर्यायवाची शब्द बताना है। बताइए भाई, बताइए। करें कि करवाल होगा, घरवार होगा, धारदार होगा या हलवार होगा? चलिए बताइए भाई। 28 नंबर प्रश्न है। सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करवाल। तो तलवार का पर्यायवाची करवाल होता है, ठीक है। देखिए और देखिए इसे खड़ग भी कहते हैं, खड़ग, अस्त्र भी कहते हैं, क्योंकि देखिए पकड़ के चलाया जाता है। और क्या? कट्टर, परशु भी कहते हैं इसको। देखिए शस्त्र भी कहते हैं इसको। और सम 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 सामपट भी बोलते हैं इसको, पाट भी बोलते हैं, ठीक है। सौरी भी बोलते हैं, सौरी छोटी मात्रा रहेगा, सौरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है क्या है? ये आपके तलवार के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं अगला है। अगला कहें कि हाथी किस प्रकार का शब्द है? बताइए भाई। कहें तद्भव है, तत्सम है, विदेशी है, देशज है? सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? हाथी जो है आपका कैसा शब्द है? ये ए नंबर हो जाएगा। ये तद्भव है, ठीक है, तद्भव है। और इसका तत्सम क्या होगा? हस्ती होगा। क्या भाई? हस्ती, ठीक है। तो हाथी का तत्सम हस्ती। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न करें कि तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो यहाँ आपको बताना है तिलक किस प्रकार का शब्द है। तो किस प्रकार का सही शब्द हो जाएगा? करें कि तद्भव हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा, संकर हो जाएगा, देशज हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा, तत्सम है, ठीक है। तिलक जो है कैसा शब्द है? तत्सम हो जाएगा। और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? टीका ना, ठीक है। चलिए, तो संकर शब्द क्या होता है? यह जो है दो भाषाओं के संयुक्त मेल को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी और बैलगाड़ी, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि महा प्लस ईस का संधि रूप होगा। कह रहे हैं कि महिष होगा, महिष होगा या महेश होगा? बताइए भाई। चलिए बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए बड़ा प्लस बड़ी ई मिलके क्या हो जाएगा भाई? सॉरी, ए हो जाएगा। बताइए। तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, महेश, ठीक है। तो महा प्लस ए ईस का संधि रूप क्या होगा? महेश। इसमें गुण स्वर संधि है। क्या भाई? गुण स्वर संधि है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें चलिए अब देखिएगा। कह रहे कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? तो यहां आपको बताना है उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है। कह रहे कि उपमेय में उपमान की कल्पना हो, उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो, या उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो, या जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो। देखिए आया हुआ प्रश्न है, बताइए भाई। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, उपमेय में उपमान की कल्पना हो, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार आप जानते हैं, जहाँ परिभाषा की क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। इसके आपके पहचानेंगे कैसे? जैसे कोई दे देगा, इसके वाचक शब्द हैं जनु, जानो, जनहु, मनु, मानो, मनहु, मन हो, ठीक है, मनहु, ठीक है, ज्यों आदि जो है ये आपके वाचक शब्द हैं। इनसे आप पहचानेंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। जैसे मनहु, जनु, जानो, मानो, जनहु, मनु, ठीक है, ये आपके आएंगे। जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलौने गा दिख मनहु नीलमणि। तो मनहु आया, नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात, ठीक। तो ऐसे आप पहचान लेंगे इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए भाई, एक कलर करने की छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कह रहे कि रघुपति राघव राजा राम,
में कौन सा अलंकार है? तो बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए देखिए, र र र र, तो ये क्या आ रहा है? वर्णों की जहाँ आवृत्ति बार बार आती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए पे हो जाएगा। इसमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे चल देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं भाई? कह रहे हैं कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? तो कह रहे हैं किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? कह रहे हैं कुंडलिया का, रोला का, दोहा का या सोराठा का? बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा भाई? ए नंबर हो जाएगा, कुंडलिया का। तो इसमें जो है आपका यहाँ पे कुंडलिया का जो है छंद का जो है प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए, कुंडलिया जो है दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। ठीक है। इसके प्रत्येक चरण में क्या होती है? 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। इसमें कुल कितने 6 चरण होते हैं। ठीक है। और यह विषम मात्रिक छंद है। कुंडलिया कैसा है? विषम मात्रिक छंद होता है। पहले 2 चरण में दोहा और अंतिम 4 चरण में क्या होता है भाई? रोला होता है। ठीक है। दोहा आप जानते हैं विषम मतलब पहले और तीसरे चरण, पहले और तीसरे चरण में क्या होता है भाई? पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है ना, 13। और दूसरे और चौथे में कितना? दूसरे और चौथे में आपका 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और ये जो है सोराठा जो है दोहा का क्या होता है? सोरठा जिसको बोलते हो, दोहे का उल्टा होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। बताइए भाई, मतलब दोहे का उल्टा छंद क्या होता है? करें सोरठा होता है, रोला होता है, बरवय होता है, चौपाई होता है? बताइए भाई। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, सोरठा। तो इसमें उल्टा होता है तो विषम में मतलब पहले और तीसरे में चरण में क्या होगा? 11 मात्राएं होगी। और दूसरे और चौथे में क्या होगा? 13 मात्राएं होगी। उल्टा होगा दोहा का ना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, रोला में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और बरवे में 12 और 7 मात्राएं होती है। चौपाई में आप जानते हैं 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में। ठीक है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। करें कि सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? करें भक्ति काल के, आदिकाल के, आधुनिक काल के या रीति काल के? बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो सूरदास किस काल के संत कवि हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये जो है भक्ति काल के हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। ये किसके भक्त थे? ये कृष्ण भगवान के ना। ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। करें कि उसने कहा था कहानी के लेखक बताना है आपको कौन है? करें भगवान दास हैं, प्रेमचंद हैं, किशोरी लाल गोस्वामी हैं या चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं? कौन है भाई? तो उसने कहा था, सही ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ठीक है। तो इस प्रकार आपके टोटल 37 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आप हमें 1 की करा दीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ठीक है। मतलब 1000 सब्सक्राइबर। ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ आप शेयर करेंगे और नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करेंगे।